वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 114 लेके आए हैं आपके सामने। 114 नंबर ऐतिहासिक क्लास। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास होती है। रोज 9 बजे आपको शाम को प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके की इस क्लास को बेहतरीन तरीके से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाली अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती है, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, जो भी एग्जाम होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करता हूं जल्दी से, आपका टाइम ज्यादा जाया नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की जो सैया होती है वो क्या कहलाती है? जाहिर सी बात है, किसी के लिए ये सत्य वचन है और किसी के लिए ये झुठलाई बात नहीं है कि मृत, एक दिन जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ता है। अब उसकी भगवान के द्वारा समय निर्धारित किया गया है कि इतने समय ही तू धरती पर निवास करेगा। तो मृत व्यक्ति को शमशान ले जाया जाता है तो वो खाली हाथ जाता है, ये क्लियर हो गया। लेकिन सिर्फ लकड़ी की सैया जाती है, उसको कहते हैं बेकुंठी। क्या कहा जाता है? मृत व्यक्ति को शमशान घाट ले जाने हेतु जो लकड़ी की सैया होती है उसे बेकुंठी कहते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा कि जब शोक या गमी की कुछ रस्में होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि गम निश्चित तौर पे गम होता है, शौक लग जाता है जब अपना ही हमें को छोड़कर चले जाते हैं, तो बेकुंठी कहते हैं। अब एक नाम याद रखना, एक आता है पेपर में, बखेर, या इसको कहते हैं उछाल। कुछ शब्दावली बता देता हूँ, लिख लेना। बखेर या उछाल क्या होता है? मृत व्यक्ति की जो ये बैकुंठी होती है ना, उसके पीछे कोड़िया या पैसे उछाले जाते हैं, उसको बखेर या उछाल कहते हैं। इसके अलावा एक प्रथा होती है लांपा। लांपा प्रथा में क्या होता है कि मृतक को आग देने की प्रक्रिया को लांपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांपा। उसके बाद में एक, वैसे तो बहुत है, अलग अलग रीति रिवाज अलग है, मैं कुछ मुख्य बात कर रहा हूँ जो पेपर में पूछी जाती है। एक होता है पानीवाड़ा। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय वहां लोग एकत्रित होकर उनके परिवार को क्या करते हैं कि शोकायुक्त सांत्वना देने के लिए जाते हैं, और स्नान करके, इस प्रकार के स्नान करके और शोकायुक्त को सांत्वना देने जाते हैं। वो पानीवाड़ा होता है, ये याद रखना। एक और आता है, एक होता है सांतरवाड़ा। क्या होता है? सांतरवाड़ा। ये सांतरवाड़ा क्या होता है? मृत्यु के 12वें दिन इकट्ठे होते हैं ना, तो शोक का कुल घर में लोग आते हैं और सांत्वना देते हैं, वो सांतरवाड़ा हो गया। तो ये दोनों याद रखना, पूछा जाता है। बाकी तो देखो, मौसर होता है 12वें दिन, मौसर किया जाता है। और जोसर, जब वो व्यक्ति जन्म जीवित होता है तो अपना खुद वो अपना मृत्यु बोझ करके जाता है, उसे जोसर कहा जाता है। तो ये दो तीन शब्दावली है, पूछी जाती है। एक शब्दावली आती है भद्र। भद्र क्या होता है? दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के पुत्रों को बाल देना भद्र कहलाता है। तो ये कुछ एक मैंने आपको बताई है, पूछा जाता है इनमें। और ये आगेटा देखिए, आगेटा क्या होता है कि घर से आधी दूर के बाद वो जो बैकुंठी होती है ना, उसका दिशा परिवर्तन किया जाता है। दूसरा देखिए, जीवित व्यक्ति द्वारा समय का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? देखो, दो शब्दावली मैंने बताई थी, एक तो मोसर और एक जोसर। मोसर और जोसर। मोसर होती है मृत्यु के बाद ये भोज दिया जाता है। जोसर होता है उस व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं होती है और व्यक्ति खुद अपने हाथों से दान पुण्य करके जाता है, वो जोसर होता है। तो यहाँ मृत्यु से पहले किया गया पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जोसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोसर हो जाएगा। इसको याद रखना, एग्जाम में इस तरह की शब्दावली को पूछा जाता है। अब ये बडार क्या है? तो बडार ध्यान रखना, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह और प्रति भोज रखा जाता है, उसे बडार कहा जाता है। और मौसर मैंने बता दिया, मृत्यु के बाद जो भोज किया जाता है। जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? बिल्कुल, हम जीवन जी रहे हैं और ये जीवन आपको पता है 16 प्रकार, 16 संस्कार होते हैं हमारे। वो अंतिम संस्कार कौन सा होता है? तो बड़े ही खास संस्कार होता है वो अंतिम 16वां संस्कार। ध्यान रखना, 16 संस्कारों से हम गुजरते हैं। वो 16 नंबर संस्कार कौन सा होता है? अंतिम होता है अंत्येष्टि। जब व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसे शमशान घाट ले जाकर उसे दफना दिया जाता है, दाह संस्कार कर दिया जाता है, वो अंतिम स्टेज होती है। टोटल 16 होती है। शुरुआत चलती है गर्भाधान से, पुष्पन, सीमंतोनयन, जातक्रम, इस प्रकार। ठीक है, तो अंतिम संस्कार होता है हमारा अंत्येष्टि। नाता है, नाता क्या एक रिश्तों का नाम है? मृत्यु भोज का दूसरा नाम है। परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति होता है या घोड़े का प्रशिक्षक होता है? तो बिल्कुल आपको पता है, नाता एक रिश्ते का नाम है। एक एक जो महिला होती है अपने पति को छोड़कर जब दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है तो वो नाता प्रथा कहलाती है। पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार का आता है। ठीक है, ज्यादा गहराई से और डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपके समाज के क्षेत्र में, आपके वातावरण में क्या रहा है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर उस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है।
पानीवाड़ा संस्कार, देखो अभी पढ़ के आए हैं, तुम विवाह से तो नहीं हो सकती, बच्चे के जन्म से नहीं हो सकती, घर प्रवेश से नहीं हो सकती, मृत्यु से संबंधित है पानीवाड़ा। मैंने बता दिया, स्नान करने के बाद घर और शोकाकुल गर्भ को सांत्वना देने जाते हैं, वो पानीवाड़ा संस्कार होता है। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ये संथारा या संथाल एक ही बात है। संथाल या संथारा प्रथा जैन धर्म में होती है। क्या होती है इसमें? इसमें आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक थे और वे कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला जाते हैं और वहीं ये अपना क्या है, देह अपना त्याग देते हैं। ये प्रथा होती है। इसके अंदर क्या है कि व्यक्ति जब शरीर को त्यागता है तो एक अलग बंद कमरे में बैठा रहता है और वहां तपस्या वगैरह करता है और कोई खाना पीना उसको नहीं मिलता और उस प्रथा के द्वारा वो अपने शरीर को त्याग देता है। वो संथारा प्रथा होती है। पूछा जाता है सिर्फ पेपर में, वो जैन धर्म से संबंधित है। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? आदिवासियों में एक लीला मोरिया संस्कार होता है, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो एक लीला मोरिया संस्कार होता है, वो विवाह से जुड़ा हुआ है। किससे? विवाह से। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये अब मिक्स, आपको पता है कला संस्कृति के रीति रिवाज प्रथा है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। गोला, गोली, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए होता है? तो ये घरेलू दास होते हैं। कौन होते हैं? घरेलू दासों के लिए कहा जाता है। क्योंकि आप डावरिया प्रथा सुना होगा, जब राजा महाराजा अपनी लड़की की शादी करते थे तो उनके साथ कुछ दास दासियां देते थे, वो डावरिया प्रथा होती थी। इसके अलावा जो दासियां होती थी घर में काम वगैरह करती थी, जिन्हें गोला गोली कहा जाता था। जो पुरुष होता था उसको गोला और जो महिला होती थी उसको गोली कहा जाता था। तो अलग अलग समाज में, अलग अलग जातियों में, जनजातियों में अलग अलग प्रचलन है इन चीजों का। जिम्मी क्या है? झिम्मी, हालांकि अब तो बहुत कम है, फिर भी पहले चलता था जिम्मी। तो जिम्मी आपको पता होना चाहिए, नए शब्द है इसलिए बता रहा हूं। फेरे अथवा शपथ पदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है, उसे झिम्मी कहा जाता है। पेपर में आ जाए झिम्मी क्या है। अभी आपने पटवारी के पेपर में देखा एक एक शब्दावली आई है ना, तो उस प्रकार झिम्मी क्या है? फेरे होते हैं ना, फेरे, उस समय मामा के द्वारा, वधु द्वारा पहनी जाने वाले मामा के द्वारा दी होती है गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी होती है, उसे जिम्मी कहा जाता है। बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच प्रथम संधि कह सकते हैं। बीकानेर के शासकों और मुगलों के बीच जो प्रथम संधि थी उस पर हस्ताक्षर कल्याणमल ने किए थे। अब कैसे किए थे? आपको पता होगा 1570 में नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। क्यों लगाया था? कि राजस्थान के राजपूत शासक मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। तो कल्याणमल ने क्या किया? इस कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल ऐसा शासक हो गया, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब महाराणा कुंभा देखिए, उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। वो संगीत प्रेमी थे, ये भी बिल्कुल सही है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये भी बिल्कुल सही है। वे समय विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे, ये गलत बात है। यानी वैसे असत्य है ये होगा, क्योंकि वो विद्वान खुद थे, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। ये नए शब्द लगते ही असत्य हो गया। क्वेश्चन ध्यान रखना। ये महाराणा कुंभा कौन थे? जो 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। बहुत ही ताकतवर शासक थे। सारंगपुर का युद्ध, चंपानेर की संधि, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, बहुत बड़े बड़े दुर्गों का निर्माता, इसे स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। हिंदू हिंदू सुल्तान की उपाधि प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? शाकंभरी के चौहान थे, उनके बारे में कौन सा असत्य है? देखो, आरंभ वे प्रतिहारों के सामंत थे, बिल्कुल बात सही है। आरंभ में जो गुर्जर प्रतिहार थे ना, उनके सामंत थे ये। गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, बिल्कुल गलत है। गुवक इनका प्रथम स्वतंत्र शासक नहीं था। शासक जरूर था गुवक, लेकिन स्वतंत्र नहीं था। तो असत्य हो गया ना ये। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था, यानी अजय राज, सही है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से एक थे, ये भी सही है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? गुवक इनका प्रथम स्वतंत्र शासक नहीं था। इस शाकंभरी के चौहान वंश की नींव वासुदेव के द्वारा शुरुआत में डाली जाती है और उसके बाद में निरंतर ये बढ़ता रहता है। विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, अर्णोराज है, अजय राज है, बहुत सारे वैसे शासक आए और सबसे ताकतवर इसमें पृथ्वीराज तृतीय था। स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ का कहा जाता है। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी?
निम्न में से मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो ये देखिए राव गांगा। ये राव गांगा तो मुगलों से पहले था, यानी मुगल राव गांगा उस समय मुगल भारत में प्रवेश करते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं। मालदेव ये भी मुगलों से अधीनता स्वीकार करता है क्योंकि जरूरत पड़ जाती है इसे। जसवंत सिंह। राव चंद्र सेन ऐसा शासक था जिसने बिल्कुल भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्र सेन जो 1562 में गद्दी पर बैठता है जोधपुर के, 1581 तक रहता है, लेकिन कभी भी महाराणा प्रताप की तरह ये अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। ठीक है, अणबिंदिया मुक्ति इसको बुला बिसरा राजा, सॉरी बुला बिसरा राजा कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। 1803 में जो अंग्रेजों के साथ संधि की थी उस समय अलवर का शासक कौन था? तो 1803 में जब उस समय अलवर का शासक था बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह अलवर का शासक था। बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकारी की थी? वो भी मैंने आपको बता दिया, कल्याणमल था। देखो 1570 के नागौर दरबार में कल्याणमल, और इस कल्याणमल के दो पुत्र थे। एक तो नाम जानते हो आप, राय सिंह, और दूसरा पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ वही है जिसको अकबर ने गागरोन की जागोर दी थी, और गागरोन दुर्ग में रहते हुए इसने वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी। और कल्याणमल के बाद बीकानेर का शासक बना था राय सिंह, जिसे राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, और ये अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा करता है। जहांगीर के समय ये मुगलों का आधार स्तंभ होता है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? देखिए महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? ये देखिए ध्यान रखना, चित्तौड़ का वास्तुकार कहें या कुंभलगढ़ का वास्तुकार कहें, दोनों, क्योंकि चित्तौड़गढ़, वैसे चित्तौड़गढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सिर्फ जीर्णोद्धार करवाया था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण बहुत पहले चित्रांग मौर्य ने करवा लिया था। चित्रांग मौर्य ने निर्माण किया था, उसके बाद में बप्पा रावल ने मान मौर्य से ये दुर्ग छीना था, और कालांतर में जब कुंभा आए तो कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण जरूर करवाया था। इसलिए वर्तमान आधुनिक जो निर्माता है वो कुंभा को कहते हैं। तो कुंभा का एक दरबारी कवि था मंडन। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग भी बनाया था, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो भी कुछ जीर्णोद्धार करना था उसका वास्तुकार भी था। तो मंडन इसका उत्तर सही है। इस शिलालेख में कछवा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कछवा वंश आमेर के थे, ध्यान रखना। आमेर, उसके बाद में जयपुर के कछवा वंश, यानी राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं, अपने आप को रघुकुल तिलक कहते थे। क्या कहते थे? अब ये किस शिलालेख से जानकारी मिलती है? तो आमेर शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि कछवा के वंश के जो शासक थे वो रघुकुल तिलक कहलाते हैं। राजा मानसिंह प्रथम ने शीला देवी की मूर्ति को कछवा वंश की इष्ट देवी के रूप में कहां स्थापित किया? राजा मानसिंह, जिसे अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी, वही राजा मानसिंह शीला देवी की मूर्ति बंगाल के शासक केदार को हराकर, और ये मूर्ति लेके आए थे जयपुर के अंदर, और जयपुर में आमेर में इन्होंने स्थापित की थी। और ये शीला देवी माता है वो कछवा वंश की इष्ट देवी, या कह सकते हैं कि आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। आमेर जयपुर में इनका मंदिर है। इस शासक ने अपने पुत्रों में आमेर को 12 कोठरी अवस्था में बांट दिया। कौन सा शासक था जिसने, इसके 12 पुत्र थे और 12 पुत्रों में विवाद न हो इसलिए जयपुर को 12 भागों में बांटने वाला शासक कौन था? तो वो था पृथ्वीराज। कौन था? पृथ्वीराज का इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज को याद रखना। कोकिल देव का नाम आए तो इसने आमेर की स्थापना की थी 1207 में। 1207 में आमेर राजधानी बनाने वाला कौन था? कोकिल देव था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई? तुंगा युद्ध नाम सुना होगा, तुंगा का एक युद्ध हुआ था, उसकी लड़ाई कब लड़ी गई? 1787 में। 28 जुलाई 1787 को सवाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे, और मराठों के बीच तुंगा का युद्ध होता है जिसमें सवाई प्रताप सिंह जीत जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया था, ये एकदम सही है। कछवा वंश के प्राचीन महल आमेर के कदमी महल है, बिल्कुल ये बात सही है। कछवा वंश की कुल 5 राजधानियां थी, ये गलत बात है। अभी कछवा वंश की 5 राजधानियां तो नहीं थी, तो असत्य हो गया। कछवा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है, ये तो निर्धारित हो गया। अब देखिए इतनी राजधानी कहां से आई? कितनी राजधानी थी? 5 नहीं थी तो फिर कितनी थी? 4 थी। 1 2 3 4। जयपुर जो कछवा वंश है उनकी टोटल 4 राजधानी थी। देखो सबसे पहले दुल्हे राय ने राजधानी बनाई दौसा। दौसा के बाद
रामगढ़ को राजधानी बनाई, जिसका उस समय नाम था मांची। फिर राजधानी बनी आमेर, और लास्ट में जो राजधानी बनी जयपुर, जो अब तक हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये 4 राजधानियां थी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, रामगढ़ को दुल्ले राय ने बनाया था, आमेर को कोकिल देव ने बनाया था, और जयपुर को सवाई जय सिंह के द्वारा राजधानी बनाई गई। दुल्ले राय नामक व्यक्ति ने 1137 में किसे हराकर ढूंढाड़ राज्य में कछवा वंश की नींव स्थापित की थी? ये देखिए, दुल्ले राय, जिसे तेजकर्ण के नाम से भी पुकारा जाता है, इसने 1137 में बड़ गुजरों को, दोस्ता के बड़ गुजरों को हराकर इसने ढूंढाड़ राज्य में कछवा वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी दौसा बनाई। जस्ट कुछ समय बाद ही इसने क्या किया, मीणाओं को हराकर, दौसा के क्षेत्र में रामगढ़ के मीणाओं को हराकर अपनी राजधानी बना ली रामगढ़ जयपुर में। और रामगढ़ के अंदर ये एक मंदिर स्थापित कर दिया, एक माता थी, ठीक है, उस माता के नाम पर इन्होंने, एक माता कौन सी थी, जमुआई माता, जमुआई माता का मंदिर बना लिया, जिसे कछवा वंश की कुल देवी कहा जाता है। और आज इसी जमुआई माता के मंदिर के कारण रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। कछवा राजवंश के संरक्षण में, कछवा राजवंश के संरक्षण में लोग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी में किया गया, इसका अनुवादक था, यानी लोग टेबल था, उसका अनुवाद विभाग सारणी में विभागों की जो सारणी होती है ना, उसके रूप में किया गया। इसका अनुवादक कौन था? तो विद्याधर था। ये विद्याधर भट्टाचार्य वही विद्याधर भट्टाचार्य है जिसने जयपुर की रूपरेखा तैयार की थी। जयपुर का प्रकोटा, जयपुर प्रकोटा है ना, उसका डिजाइन तैयार करने वाला विद्याधर भट्टाचार्य। 1585 से 86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त था वह था, यानी कौन सा समय? 1585-86। उस समय मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। अकबर था। अकबर ने मनसबदारी दी थी किसको? राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह राजपूतों में ऐसा शासक था जिसको 5000 का मनसब प्राप्त था। निम्न में से किस शासक के पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? यानी जगत सिंह किसका पुत्र था जिसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो याद रखना, सवाई प्रताप सिंह का पुत्र था जगत सिंह, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, जयपुर का शासक था। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? देखिए ये क्वेश्चन लगभग पेपर में आते ही रहते हैं, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए और मैं उसी प्रकार से आपको रोज दे रहा हूँ। हालांकि जो विद्यार्थी वीडियो की तैयारी करें, विकास अधिकारी, उनके लिए आज सुबह 8 बजे क्लास आ गई। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक तीनों का मैंने कॉम्बिनेशन करके वीडियो बना दिया है। तो आप निरंतर अध्ययन कीजिए, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, अच्छी मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो वह मान सिंह। मान सिंह को फरजंद का मतलब होता है बेटा, पुत्र होता है, और एक राजा की उपाधि दी थी और सर्वाधिक 5000 का मनसब दिया था। कालांतर में बढ़कर वो 7000 मनसब भी हुआ था। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जिसको कहते थे हुनरी मदरसा, की स्थापना किसने की? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी हुनरी मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? माधो सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, राम सिंह द्वितीय या प्रताप सिंह? तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। ये वही राम सिंह द्वितीय है जो 1857 की क्रांति में तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता करता है। कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? अब इसका नाम आते आपके दिमाग में ये तो आ गया होगा कि 30वां बिहारी पुरस्कार हाल ही में किसे दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। 30वां बिहारी पुरस्कार, तो ये बिहारी वही है, उसी के नाम पे दिया जा रहा है। ये करंट का क्वेश्चन तो आप मुझे बता दोगे, 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? क्योंकि रोज सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास जो अटेंड करता है वो तो बता देगा, और जिस नहीं करता वो देखना। तो कवि बिहारी है वो, ध्यान रखना। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह जो प्रथम थे, उनका दरबारी कवि था, उन्होंने बिहारी सतसई लिखा था। 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर जो मंडोर से प्राप्त हुआ किस कला को प्रदर्शित करता है? 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर है जो मंडोर से प्राप्त हुआ, किस कला को प्रदर्शित करता है? तो जाहिर सी बात है, मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका अधिकार था? गुर्जर प्रतिहार का। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश था मारवाड़ क्षेत्र में। ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ओसिया कहाँ पे है? जोधपुर में। जाहिर सी बात आपको पता है, ओसिया के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहते हैं। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन था। तो ये भी गुर्जर प्रतिहारों को दर्शाते हैं, क्योंकि ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माता वत्सराज एक शासक आया था, गुर्जर प्रतिहार, उसको माना जाता है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी?
राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर को बनाया था। मंडोर कहाँ पे है? जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर में है। यहाँ पे मंडोर में रावण मंदिर भी मंडोर में बना हुआ है। आपसे पूछे मेड़ता कहाँ पे है? नागौर में है। मीरा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। भीनमाल जालोर सुंदा माता का मंदिर है और सभ्यता भी है ये। और जालोर जालोरी है, वेल मछली के समान है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, बहुत ही खास, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम देख लो, पटवारी का देख लो, ऐसा ही देना, महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पक्का आता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का जो हुआ गोकुंदा में हुआ। कब? 1572 में, जब उदय सिंह, इनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, उसी समय महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा उदयपुर में हुआ। चावंड इनकी राजधानी थी अंतिम, हालांकि बारडोली चावंड में ही 1597 में इनकी मृत्यु होती है। और कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में इनका 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। इतनी बातें मैंने आपको यहां से बता दी। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? पठान अफगान, पठान किसको गए? अफगानों को। अफगान सैनिक कौन था? हकीम, हाकिम खां सूरी, यानी हकीम खां सूरी था। दो नाम कंफ्यूज मत होना, एक तो है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती नाम आए तो आप युद्ध करना है खानवा का युद्ध। हकीम खां सूरी नाम आए तो आपको जाना है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप की सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनके नाम बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 और उन ये युद्ध हुआ था। इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि हाथियों ने भी खूब भाग लिया था। अब इसमें हाथी कौन कौन से थे? हाथी कौन कौन से थे? तो देखिए, लूणा था, राम प्रसाद था, गजमुख था, गजराज था। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये सारे हाथी थे। एक मर्दाना भी था, मान सिंह का हाथी मर्दाना था और महाराणा प्रताप का राम प्रसाद था। लूणा राम प्रसाद हाथी के थे। ये लूणा और राम प्रसाद ये महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। गजमुक्ता गजराज है, ये मुगलों की तरफ से लड़े थे। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था और हवाई जो हाथी था वो अकबर का था। राजपुता राजपूतकालीन एक प्राचीन परंपरा पाती पर्वन को किस शासक ने निभाया? ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया था 2019 के। पाती पर्वन प्रथा को राणा सांगा ने निभाया था। कब? जब बात आती है 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में बाबर आक्रमण करता है तो बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए राणा सांगा ने पूरे राजस्थान के जितने भी हिंदू शासक थे उनको निमंत्रण भेजा कि हम सब मिलकर इस विदेशी शासक को अपने हिंदुस्तान से बाहर भगाएं। इसको कहते हैं, वो निमंत्रण देना पाती पर्वन प्रथा कहलाती है। वो खानवा के युद्ध में काम आई, लेकिन सबका संगठन नहीं था और राणा सांगा के पास पुरानी तकनीक थी। इस कारण बाबर जीत गया और भारत में मुगल वंश की वास्तविक रूप से स्थापना हो गई। राणा सांगा को इस पाती पर्वन का प्रयोग करने के कारण हिंदूपत बादशाह कहा जाता है। राजपुताना में आवल बावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए मानी जाती है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। बात आती है 1453 की, आवल बावल की एक संधि होती है। ये आवल बावल पाली के अंदर स्थान है। वहां पे दो, एक तो मारवाड़ और एक मेवाड़, दो राज्यों के बीच संधि होती है। उस समय मेवाड़ का शासक कुंभा होता है, मारवाड़ का शासक जोधा होता है। इन दोनों के बीच देखो, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच संधि होती है। क्यों होती है? इनकी जो समझौता कराती है वो हंसाबाई करवाती है, क्योंकि दोनों का सीमा विवाद था। हंसाबाई इनका समझौता करवाती है राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच। इस कारण दोनों के बीच आवल बावल की संधि होती है और सेंटर बिंदु रखा जाता है सोजत। सोजत पाली से ऊपर वाला मारवाड़ और नीचे वाला मेवाड़ था। ये याद रखना, आवल बावल की संधि पेपर में पूछी जाती है। मेवाड़ के रायमल के किस पुत्र को उड़वा राजकुमार कहा जाता है? यानी उड़वा राजकुमार कहा जाता है। वो पृथ्वीराज था। देखो, पृथ्वीराज एक और आ गया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, यानी मेवाड़ का सिसोदिया वंश, राणा सांगा का भाई था ये। उड़ना राजकुमार इसे कहते हैं। ये पृथ्वीराज सिसोदिया वही है जिसने अपनी पत्नी तारा देवी के कहने पर जो अजमेर दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा था, जो इस पहाड़ी पे है, गढ़ बिटली पहाड़ी पे है। वही पृथ्वीराज सिसोदिया है ये। निम्न में से किस शासक की प्रथम छतरी आहड़ में बनी है, जिसके बाद आहड़ सिसोदिया वंश के शासकों का शाही शमशान घाट कहलाया? देखो, पहली छतरी आहड़ कहाँ पे है? बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में। ये आहड़ नामक स्थान पर पहली छतरी किसकी बनी? उसके बाद जितने भी राजा है ना, उन सब की छतरी वहीं बनी हुई है। तो वो राणा अमर सिंह। अमर सिंह कौन से? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर
सिंह, जो 1597 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं और 1620 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी छतरी पहली आहड़ में बनी है, उसके बाद में जितने भी शासक थे उनकी छतरी आहड़ में बनी हुई है। बारडोली चावड़ में महाराणा प्रताप की है, देखो पहले बड़ों की अलग थी। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद उसे क्या नाम दिया गया? देखो अकबर ने जब 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, तो मान सिंह अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया था, तो क्रोधित होकर खुद अकबर ने अपनी सेना लेकर गया और उसने उदयपुर पर अधिकार कर लिया। हालांकि महाराणा प्रताप को वो भी नहीं पकड़ पाया था, तो महाराणा बस और तो लाचार था, अकबर कुछ ही नहीं कर पा रहा था, तो अकबर ने इस उदयपुर का नाम रखकर क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद रख दिया। मोहम्मदाबाद रख दिया। याद रखना, कई चीजें हैं वो पेपर में आती है, जैसे जालोर का नाम आए, अगर सिवाना का नाम आए, या आपसे पूछे गागरोन का नाम आए, या आपसे पूछे एक और आता है चित्तौड़गढ़, इनके नाम कई बार पेपर में पूछे थे, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने इनके नाम रखे थे। जालोर को जलालाबाद, सिवाना को खेराबाद, और गागरोन को मुस्तफाबाद, और चित्तौड़ को खिजराबाद, और उदयपुर ने अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था। हिंदूपत के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये तो आपको पता है, हिंदूपत बादशाह राणा सांगा को कहा जाता है। राणा कुंभा को क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान कहा जाता है। राणा प्रताप को क्या कहा जाता है? मेवाड़ केसरी कहा जाता है। ये याद रखना। इस शासक के प्रश्रय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव नाथ द्वारा में स्थापित की गई। इस शासक के प्रश्रय में वृंदावन उत्तर प्रदेश से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ गांव, पहले राजसमंद के अंदर जो गांव है ना, ये सिहाड़, इसका नाम सिहाड़ था, वर्तमान में सिहाड़ का नाम नाथ द्वारा है। तो ये उसमें शासक थे महाराणा राज सिंह प्रथम। कौन थे? महाराणा राज सिंह प्रथम। उस समय औरंगजेब क्या कि हिंदू मंदिरों को तोड़वा रहा था, इसलिए ये जो पंडित है वृंदावन से मूर्ति लेके आ गए, और राज सिंह उस समय ताकतवर शासक था, तो श्री राज सिंह ने क्या किया, श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव में स्थापित कर दी, जहां नाथ द्वारा, नाथ श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो आज बहुत विश्व में प्रचलित है। यहाँ पे महोत्सव, नाथ द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, खूब तरीके से महोत्सव बनाए जाते हैं यहाँ पे। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया नामक वीरों का संबंध इतिहास प्रसिद्ध किस युद्ध से है? ये जयमल राठौड़ तो बहुत प्रसिद्ध है अभी, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने 5 रुपए सिक्का यानी डाक टिकट जारी किया है इन पे, ये याद रखना। जयमल मेड़तिया थे, मेड़तिया राठौड़ में ही आते हैं, ध्यान रखना। जयमल मेड़तिया राठौड़, पत्ता सिसोदिया। ये कौन सा युद्ध होता है? चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1567-68 में, जब उदय सिंह यहाँ के शासक होते हैं, और उदय सिंह जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया इनके साथ कल्लाजी राठौड़ होते हैं, उनको सौंप कर चले जाते हैं, क्योंकि अकबर आक्रमण करता है, और यहाँ साका होता है। फत्ता की पत्नी फूल कमर के द्वारा यहाँ जोहर किया जाता है। मराठों के आतंक से त्रस्त होकर राजपूताना के किस शासक ने आत्महत्या कर ली थी? ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आरबीएससी के क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी था। अब कल संडे है, तो कल आपको आरबीएससी की 10वीं क्लास के आपको निचोड़, पूरा निचोड़ दिया जाएगा, वो कल शाम इसी समय 9 बजे वीडियो मिलेगा। मराठों के आतंक से त्रस्त होकर राजपूताना के किस शासक ने आत्महत्या की थी? ईश्वरी सिंह ने। ये ईश्वरी सिंह वही है जो 1743 में गद्दी पर बैठा था और 1750 में आत्महत्या कर लेता है, अपने द्वारा बनाई गई सरगासुली इसरलाट से कूदकर यह आत्महत्या करता है। भारत की आजादी और राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भारत की आजादी का मतलब 15 अगस्त 1947, और राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह थे। कौन से? भोपाल सिंह। ये फतेह सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन के समय थे, और ये स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय थे। किस स्थान पर राज सिंह ने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया? किस स्थान पर मेवाड़ के शासक राज सिंह ने द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया? कांकरोली राजसमंद में। याद रखना, श्रीनाथ जी की मूर्ति तो उन्होंने सिहाड़ गांव नाथ द्वारा राजसमंद में रखाई थी, जबकि द्वारिकाधीश की मूर्ति इन्होंने कांकरोली राजसमंद में मंदिर बनवाया था। राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने प्रसिद्ध त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहां करवाया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। राज सिंह की पत्नी रामरस दे त्रिमुखी बावड़ी, देखो त्रिमुखी बावड़ी डूंगरपुर में भी है, और त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है। तो इन्होंने निर्माण करवाया था उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर में। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कुंभा विद्वान था। इस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन से पता लग रहा है ना कि कुंभा विद्वान था, संगीतज्ञ था, स्थापत्य कला का जनक था, ताकतवर था, राजनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा, बहुत सारी उपाधियां इसको प्राप्त थी। हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य को इसकी उपाधि प्राप्त थी। आल गुरु, छाप गुरु, अश्व गुरु, सेल गुरु, बहुत सारी उपाधि गिन नहीं सकते। तो देखो, इसने संगीत राज ग्रंथ लिखा था, बिल्कुल बहुत जबरदस्त ग्रंथ है ये।
संगीत मीमांसा लिखा था, सूड प्रबंध लिखा था, लेकिन संगीत स्वपन इसने नहीं लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? ये आपको पता होगा कि कांस्टेबल की भर्ती आई थी पिछली, जो 13,000 की भर्ती थी ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कालक्रम पूछा था मेवाड़ के 3 शासकों का, मेवाड़ के 3 शासकों का कालक्रम पूछा था। कौन पहले आया, कौन बाद में आया? तो इसका उत्तर आ जाएगा जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। इस समर सिंह के बाद में एक शासक आता है रतन सिंह, नाम सुना होगा। 1303 का साका हुआ था, चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका। इस रतन सिंह का पुत्र समर सिंह था। समर सिंह से पहले तेज सिंह आया और तेज सिंह से पहले जेतर सिंह आया। ठीक है, इनका कालक्रम अच्छी तरीके से याद कर लेना, पेपर में आते हैं निश्चित तौर पे। जैसे अभी मैं बता देता हूं आपको, 1253 तक जेतर सिंह रहा था, 1273 तक तेज सिंह रहा था, 1273 से 1302 तक समर सिंह रहा था, 1302 से 1303 तक रतन सिंह रहा था। ये 1200 स्टार्ट हो जाता है 1213 से। ये इनका कालक्रम है, इनको याद करना। कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? कटिबंधु यानी कवि, कवि बांधव की उपाधि किस राजा को प्राप्त है? क्योंकि ये कटिबंधु भी नाम आता है, कटिबंधु या कवि बांधव, क्योंकि एक बार एग्जाम में मिस्टेक से कटी, कवि की जगह कटी लिखा गया, तो किताबों वालों ने कटी छाप दिया और मैंने भी छाप दिया। तो याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा ही वापिस आ जाता है क्वेश्चन। कटिबंधु या कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त है। ये विग्रहराज चतुर्थ वही जो विशल देव के नाम से प्रसिद्ध है, विग्रहराज चतुर्थ। इसने हरिकेली नाटक भी लिखा था और कवियों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव की उपाधि दयानक भट्ट ने दी थी। ये और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इनको पढ़ के जाना। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिस विद्यार्थी ने शाम 9 बजे की और सुबह 7 बजे की क्लासें अच्छी देख लेना, जो भी हमारी क्लास आती है, निश्चित तौर पे आपका एग्जाम बहुत जबरदस्त होता है। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों की पोषण की नीति अपनाई थी। बिल्कुल बात सही है, अपनाई थी। राज सिंह बहुत ताकतवर शासक था। 1652 में गद्दी पर, मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था और 1680 में इसकी मृत्यु हो गई थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया था। ये गलत है भी थोड़ी सी बात, क्योंकि खानवा का युद्ध तो भाई 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, 28 की तो बात ही नहीं आती है। तो ये असत्य हो गया। और पढ़ लेते हैं, मुगल मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करने से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। ये तो बात सही है भी हुआ। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल वंश को माना जाता है, ये भी बात सही है भी। तो ये असत्य है। ये आपके कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए। आप अच्छे तरीके से इनका अध्ययन कीजिए, रोज कीजिए, दोबारा 3-3 बार इन वीडियो को देखिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये जो भी मैं डाटा देता हूँ, आरबीएससी की बुक आए हुए क्वेश्चनों का पूरा संग्रह होता है। मेरी तरफ से आपके लिए लगातार कोशिश की जा रही है, बस आप भी सहयोग करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।